गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम लोग पाठ 21 नमक नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ की लेखिका है रज़िया सज्जाद। तो आइए पाठ को शुरू करने से पहले लेखिका रज़िया सज्जाद के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो आइए देखते बच्चों इनका जीवन परिचय। रज़िया सज्जाद जी का जन्म 1912 में अजमेर में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? इनका जन्म अजमेर में 1912 में हुआ था। इन्होंने बचपन से ही यानी कि 8 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और आगे चल के इन्होंने बहुत सारी कहानियों और उपन्यास का लेखन किया। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से उपन्यास हैं और कौन कौन सी कहानियां हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, सर ये शाम इनकी एक एक उपन्यास है कांटे, ये भी एक इनका उपन्यास है। सुमन, ये भी एक इनका उपन्यास है। तो कौन कौन से? सर शाम, कांटे, सुमन, ये इनके उपन्यास के संग्रह हैं। कहानी में देते हैं अल्लाह दे बंदा ले, अल्लाह दे बंदा ले और जर्द गुलाब इनके कहानी संग्रह है। इसके साथ साथ बच्चों इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया गया है। जैसे देखिए 1972 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। 1972 में बच्चों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया और 1966 में इन्हें नेहरू अवार्ड से भी नवाजा गया। तो बच्चों आइए अब देखते हैं कि इन्होंने अपने कहानी में क्या लिखा है। रज़िया सज्जाद जहीर उर्दू की प्रसिद्ध लेखिका है, यानी कि जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं इसकी लेखिका का नाम जो रज़िया सज्जाद, जैसा कि मैंने अभी आपको उनका जीवन परिचय के बारे में उनको बताया, ये उर्दू की एक प्रसिद्ध लेखिका है। मानव अनुभूतियों और बारीकियों को और हृदय के उद्गारों की अभिव्यक्त करने में आप सिद्धांत यानी कि मानव की बारीकियाँ, जो मानव अनुभव कर रहा है, जो वो सोचता है, जो वो विचार करता है, उसके बारे बहुत ही बारीकी से ये अपने काव्य में अध्ययन करने में ये बहुत ही सिद्धहस्त हैं। हृदय के उद्गारों को अभिव्यक्त करने में आप सिद्धहस्त हैं और हृदय के उद्गार यानी कि जो भावना है उसे भी ये प्रकट करने में बहुत ही माहिर हैं। शुरू से लेकर अंत तक यह कहानी इतनी सजीव और रोचक है कि पाठक को अपनी आंखों के सामने सारी घटनाएं घटित प्रतीत होती है। यानी कि जब एक कहानी आप पढ़ेंगे शुरू से लेकर के अंत तक तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये आपके सामने घटित हो रही है। तो आइए पाठ को शुरू करते बच्चों। उस सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई। सफिया जो है एक महिला का नाम है। वो एक सिख बीबी को देख करके वो थोड़ी सी हैरान हो गई, थोड़ी सी आश्चर्य हो गई। किस कदर वह माँ से मिलती थी, यानी कि वो इसलिए उस सिख बीबी को देख करके आश्चर्य पड़ गई क्योंकि वह सिख बीबी उसकी माँ के समान ही दिखाई देती थी, यानी कि हूबहू उसकी माँ के समान ही वो लगती थी। वही भारी भरकम जिस्म यानी कि शरीर, छोटी छोटी चमकदार आँखें जिसमें नेकी, मोहब्बत और हमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। यानी कि जब उन्होंने सिख बीवी को देखा तो वही जो उनकी अम्मी के अंदर मतलब सफिया की अम्मी के अंदर जो चीज़ें दिखाई देती, जो उनको अच्छाई थी, जो क्वालिटी थी, वही उस सिख बीवी के अंदर दिखा। यानी कि भारी भरकम जिस्म, शरीर और छोटी छोटी चमत्कार आँखें जिसमें नेकी, मोहब्बत और प्रेम हमेशा झलकता रहता है। चेहरा जैसे कोई खुली किताब हो, वैसे ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करते थे। और ठीक उसी तरह से उनका बोले कि चेहरा भी एकदम जैसे कोई खुली किताब हो, यानी कि चेहरा देख करके आप उस व्यक्ति के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। जब तो उसे कहते हैं खुली किताब है। तो यहाँ पे सफिया कह रहे हैं कि उनको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे वो खुली किताब है, उनके बारे में सब कुछ देखने से ही पता चल गया कि वो किस तरह की हैं, उनका व्यवहार कैसा है। और वही उन्होंने भी वैसे ही बारीक मलमल का दुपट्टा ओढ़ रखा था जैसे मेरी अम्मी, यानी कि सफिया की जो कहती है कि उसकी अम्मी ओढ़ा करती थी। जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। और जब सफिया बार बार उन्हें देखने लगी, चूंकि सफिया को उस सिख बीबी के अंदर अपनी माँ की झलक दिखती थी, इसीलिए जाहिर सी बात है को बार बार उनकी तरफ देख रही थी। और बार बार देखने से सिख बीबी से भी रहा नहीं गया और उन्होंने उनकी घर की बहू से पूछा कि ये कौन है। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान है। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने जिन्हें इन्होंने कई साल से देखा नहीं था। वो बोले कि एक मुस्लिम महिला है, वो सफिया एक मुस्लिम महिला थी। तो उन्होंने बताया कि वो एक मुस्लिम महिला है और कल सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने जिससे उन्होंने बहुत पहले देखा है, यानी कि बहुत सालों से नहीं मिली है, इसलिए वो जा रही है लाहौर। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर साफिया के पास आ बैठी और उससे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है।
और जब वो सिख बीबी लाहौर के बारे में सुनती हैं कि वो सफ़िया जो लाहौर जा रही है, तो वो उनसे रहा नहीं गया और वो उनके पास चली आई और उन्होंने कहा, उनके पास आकर के बैठने के बाद उन्होंने कहा कि वाह कब सफ़िया, लाहौर कितना प्यारा शहर है। वो इस तरह से उस शहर के बारे में वो बताने लगी कि वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं। सिख बीबी जो है लाहौर के बारे में बताती है कि वहाँ के लोग कितने खूबसूरत हैं, वो शहर कितना खूबसूरत है, वहाँ के लोग कितने खूबसूरत हैं, उम्दा खाने और नसीब कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे की रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर, यानी कि वहाँ अच्छा खाने और पहनने के लोग शौकीन होते हैं और सैर सपाटे यानी कि घूमने में ही वो बहुत ही जिंदा दिल की तस्वीर वो है घूमने में। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करते रहे। उधर कीर्तन चलता रहा जहाँ पे ये लोग मिली थी और आहिस्ता आहिस्ता अपने एक दूसरे से लोग बातें भी करती रहे। सफिया ने दो एक बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। बीच में पूछा जब सफिया पूछती कि माता जी आपको तो यहाँ पर आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे। बोले कि हाँ बेटी मुझे बहुत साल हो गए आए हुए, यानी कि सिख बीबी जो बहुत साल से भारत में रह रही थी और जब वो पाकिस्तान बना था तभी वो यहाँ पे आई थी। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर याद बहुत आती है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। बोले कि वहाँ पर मैं यहाँ पे इंडिया में रह रही हूँ, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, बिजनेस है अपना, मतलब कोठी भी बन गई, अपना मकान है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अपना शहर लाहौर मुझे बहुत ही याद आता है। यानी कि उसी बीबी का शहर जो है लाहौर था और इसे वो बहुत ही याद करती हैं। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दुधियां आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ी, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती साडा लाहौर। यानी कि बात आगे कई तरह की बात हुई, बहुत सारी बात हुई, लेकिन घूम फिर करके उसी साडा लाहौर यानी कि हमारी लाहौर पे आकर के वो बात टिक जाती थी। कीर्तन को 11 बजे खत्म हुआ। कीर्तन समाप्त हो गया। जब भी प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, रुखसत मतलब जाने लगी, तब सफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहेंगी तो मुझे हुक्म दीजिए। यानी कि जब कीर्तन समाप्त हो गया तो सभी लोग जाने लगे, तो सफिया भी जाने लगी और सिख बीबी जाने लगी। तभी सफिया जो सिख बीबी से पूछती है कि आप कोई लाहौर से सौगात यानी कि उपहार मंगाना चाहेंगी, और अगर आप कुछ चाहती हैं वो लाहौर से मंगाना तो आप मुझे हुक्म दीजिए। वे दरवाजे से लगी खड़ी रहती, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। यानी कि सिख बीबी दरवाजे से लगे खड़ी हुई, बहुत हिचकिचाते हिचकिचाते वह बोल पड़ी कि अगर जा ही रही हो और अगर ला सकती हो तो लाहौर से लाहौरी नमक ले आना। ये उनकी इच्छा थी। 15 दिन यूँ गुजरे की पता ही नहीं चला। जिम खाना की सामी, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका बस न चलता था कि बिछुड़ी परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न करे। दोस्तों अजीजों की यह हालत थी कि कोई कुछ लिए आ रहा था, कोई कुछ कहाँ रखे, कैसे पैक करे, क्या क्यों कर ले जाए। एक समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज में एक पुड़िया की, जिसे हर कोई शेर भर लाहौरी नमक था। यानी कि सफिया जो है लाहौर चली गई और उसके बाद 15 दिन तक वो लाहौर में रही। 15 दिन उनके कैसे बीते उन्हें पता ही नहीं चला। वहाँ पे जिम खाना की सामी, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, मतलब यहाँ पे पहुँचने के बाद सभी लोग उसकी खातिरदारी करने में जुटे रहे। कौन क्या खिलाए, क्या उसके लिए ले आए, यही सब लोग लाए जा रहे थे। सभी लोग उसके लिए बहुत ही प्रिय थे। कोई कुछ लाता, कोई कुछ लाता, अब उसको कहाँ रखी, कैसे ले जाए, ये भी एक बड़ी समस्या थी। और सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज की एक पुड़िया, जिसमें शेर भर लाहौरी नमक था। यानी कि सारे सामान वहाँ पे लाने के लिए सब उनके भाई, उनके जो रिश्तेदार हैं, जो उनके अजीज हैं, उनको ला करके बहुत सारे सामान दे रहे थे। तो अब ये था समस्या कि कैसे सामान को ले जाया जाए, कैसे रखा जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी उस लाहौरी नमक को घर ले आने की। सफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? सफिया का भाई यानी कि जो सफिया का जो भाई था वो बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। सो उसने सोचा, सफिया ने सोचा कि मैं अपने भाई से ही पूछती हूँ कि क्या ये नमक ले जाना उचित रहेगा। तो चुपके से पूछी है कि भैया नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला,
जब उसका भाई जब सुना कि सफिया नमक ले जाने की बात कर रही है इंडिया में, तो बहुत ही हैरान हो गया, बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। बोला नमक है? नमक तो नहीं ले आ सकते, गैर कानूनी। बोला कि नमक तो गैर कानूनी है, हम नमक को यहाँ से नहीं ले आ सकते। और नमक का आप क्या करेंगी? बोला कि नमक का आप क्या करेंगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। अब बोला कि आप नमक यहाँ से ले जाके क्या करेंगी? नमक ले जाना तो गैर कानूनी है, और आप लोगों के हिस्से में हमसे तो ज़्यादा नमक वहाँ पे है, फिर यहाँ का नमक आप क्यों ले जाएंगे? वो झुझला गई। सफिया जो थोड़ी सी गुस्सा आ गई। मैं हिस्से बकरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया हो। बोले कि मैं हिस्से बकरे की बात नहीं कर रही हूँ। सफिया चूंकि उस बीवी को अपनी माँ मान चुकी थी, अपनी माँ की झलक उसमें दिखा देती थी, इसलिए उन्हें माँ मानती थी। उसने कहा कि बस मेरी माँ ने मंगवाया है और मुझे नमक ले जाना है, मुझे हिस्से बकरे की बात नहीं करनी है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया, माँ का क्यों जिक्र था? वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोली, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, कानून जो। तो भाई को कुछ नहीं समझ में आया कि सफिया यहाँ पे अम्मी की बात क्यों करे, क्योंकि उनकी अम्मी तो पहले ही बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि सफिया किस अम्मी की बात कर रही है। सो उन्होंने बहुत ही नरमी से, बहुत ही प्रेम से कहा कि देखिए बाजी, नमक ले जाना गैर कानूनी है, और अगर आप नमक लेकर के जाएंगी तो आपको एक कस्टम से गुजरना पड़ेगा, और वहाँ की चीज़ जो है, वहाँ का अधिकारी जो है वो देखेंगी और आप इस चीज़ को बिखेर देंगे। वह बिगड़ कर बोली, निकल जाने का क्या मतलब? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी? बोला कि निकल जाने का नहीं मतलब, मैं चोरी से नहीं ले जाऊंगी, मैं सबको बता करके ले जाऊंगी कि मुझे मेरी माँ ने एक हुक्म दिया, एक इच्छा प्रकट की, मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ। छिपा के ले जाऊंगी, मैं तो दिखा करके, जता करके ले जाऊंगी।